नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और उसका अध्याय 2 सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जो अध्याय है वो है अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग भारत में रहते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि हम लोगों को हमारे अधिकारों के बारे में भी नहीं पता कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। और भारत की 90% जनसंख्या को तो यह भी नहीं पता कि अधिकार का मतलब क्या होता है। पर वो ये कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, पर उनको पता नहीं कि एक्चुअल में अधिकार का अर्थ क्या है। और जो लोग अधिकारों को याद रखते हैं वो कर्तव्य को भूल जाते हैं, और जो कर्तव्य को याद रख रहे हैं वो अधिकारों को भूल जाते हैं। पर अब भी हमारी जो पूरी चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर है? भारत में संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों से हम सर उठा करके अपना जीवन जी सकते हैं, हम हमारी आज़ादी को बनाए रख सकते हैं, हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। यही वो भारत के संविधान के अधिकार हैं। पर आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार से आए, उन पर चर्चा करेंगे। अधिकारों में अंतर, ये कौन कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 प्रकार के अधिकार हैं। एक है मौलिक अधिकार, एक है संवैधानिक अधिकार और एक है वैधानिक अधिकार। तो वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार एक ही बात है। फिर बात करेंगे जो बॉक्स में दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र। तो दक्षिण अफ्रीका के जो अधिकार है उनके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यह है हमारे भारत का संविधान जिसे हम बारंबार नमन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारतीय संविधान जो सभा है, उस भारतीय संविधान सभा ने जो संविधान तैयार करा है, उस संविधान का कहीं ना कहीं आधार कब बन चुका था? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं तभी ही क्या बन चुका था? उस संविधान का आधार बन चुका था कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे, जिस दिन हमारे देश के लोगों के हाथ में बागडोर आएगी, उस दिन हम लोग एक इस प्रकार के संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें लोकतंत्र हो, जिसमें सबके लिए विकास की बात हो, जिसमें हम सबको एक साथ लेकर के चल सके, जिसमें सर्वोच्च पद जनता के अधीन हो, जनता के द्वारा निर्वाचित हो। इस प्रकार की व्यवस्था ऑलरेडी सोच ली गई थी और उन्हीं को फिर संविधान में लागू कर दिया गया था। और जब हम बात आज मौलिक अधिकारों की करते हैं तो मौलिक अधिकारों में भी यही बात है। मौलिक अधिकार, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कि एक ऐसे अधिकार है जो कि किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए, उसके विकास के लिए परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वो मौलिक अधिकार है। और अंग्रेजों ने इन अधिकारों का बार बार में क्या करा? शोषण करा, बार बार उल्लंघन करा। काफी लोगों को पकड़ करके ले जाते थे, 2-2, 3-3 साल तक जेल में रखते थे, ना जज के सामने लेकर के जाते थे, ना उनको वकील करने का मौका देते थे। तो काफी प्रकार के जो शोषण है अंग्रेजी सरकार ने करे। और जब अंग्रेजी सरकार ने शोषण करे, अत्याचार हमारे देश के लोगों पे करे, तो उनके दिमाग में आया कि यार हम क्या है, हम भी तो मानव ही है, और मानव होने के नाते हमारे पास क्या है, कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इन्हीं अधिकारों का होना जरूरी है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसलिए 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू जी, वो एक अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग उठाते हैं कि क्या होना चाहिए? एक अधिकारों का एक घोषणा पत्र होना चाहिए जिन अधिकारों का उल्लंघन ब्रिटिश सरकार भी ना कर सके। कब करी गई है? 1928 में ये मांग करी गई है। और किसके द्वारा करी गई है? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, तो मोतीलाल नेहरू जी मांग करते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र एक होना चाहिए और उसका उल्लंघन ब्रिटिश सरकार भी ना कर सके। तो जैसे ही फिर हमें आजादी मिलती है, भारतीय संविधान सभा बनती है और वो संविधान के कार्य में लग जाती है, उस दिन ये तय हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार डालने हैं। इस पर बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि संविधान में अधिकार होंगे या नहीं होंगे। सब यही कह रहे थे, बिल्कुल संविधान में अधिकार होंगे। जैसा शोषण, जैसा अत्याचार ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों पर कराया है, आने वाले समय में भारत के भविष्य में कोई भी ऐसी सरकारें ना बने जो कि क्या हो, जनता पे इतना शोषण या इतना अत्याचार करे। जैसे कि हम लोगों ने रोलेट एक्ट के बारे में सभी ने पढ़ा है, कक्षा 10th में आपने सभी ने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। रोलेट एक्ट क्या कहता था कि जो भी सरकार का विरोध करेगा उसको 2 साल के लिए बिना ट्रायल के, मतलब बिना उस पर मुकदमा चलाए, उसको क्या है, जेल में डाल दिया जाएगा। बिना उस पर मुकदमा चलाए उसे क्या कर दिया जाएगा,
जेल में डाल दिया जाएगा, जो कि गलत बात है। और आज का हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, चाहे किसी भी कारणवश करें, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहां लेकर के जाना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाना होगा, आपको उसको कोर्ट लेकर के जाना होगा। हमने लास्ट लेक्चर में मचल लालूंग की स्टोरी पढ़ी थी। जब उसे 54 वर्षों तक कोर्ट के दर्शन ही नहीं कराए गए तो उसे हमने क्या कहा? उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये अधिकार मिले कहां से? ये हमें भारत के संविधान से मिले। और इन संविधान में जो अधिकार या संविधान में कोई भी प्रावधान आया है, उसका आधार कब तैयार हो चुका था? उसका आधार जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तभी हो चुका था। इसका देखो मैं एक आपको और भी छोटा बेसिक चीज में समझाता हूं। जैसे क्या होता है कि घर में जब छोटा बच्चा या बेबी होता है तो क्या होता है कि वो तो 8-9 महीने बाद होता है, पर उसके लिए तैयारियां क्या पहले से ही चलने लग जाती है। ठीक है, उसके लिए तैयारी भाई वो होगा, फिर उसके लिए हम ऐसा करेंगे, हम लोग गिफ्ट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो वो क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उसके आने की जो तैयारी है, उसका स्वागत, उसकी वेलकम का जो आधार है वो 7-8 महीने पहले ही लग चुका है कि हाँ नहीं भाई 8 महीने बाद वो आएगा, उसका स्वागत हमें करना है। तो उसी प्रकार से क्या है कि मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान में डालने पर उसका आधार कहां से बन चुका था? स्वतंत्रता आंदोलन से बन चुका था। और स्वतंत्रता आंदोलन वो आंदोलन है जहां से हमें क्या है? आजादी अंग्रेजों से भी मिली है और बहुत सी ऐसी कुरीतियों से भी आजादी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनसे जो हमारे महापुरुष है वो सीख लेंगे कि ये भारत के अंदर कमियां हैं, इनको हमें क्या करना होगा? सुधार करना होगा। तो यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों से भी आजादी मिली है और उन कुरीतियों को भी खत्म करा गया, क्योंकि वहां से एक सबक मिल चुका है, एक सीख हमारे महापुरुषों को मिल चुकी है। तो फिर जैसे संविधान बनेगा उसमें मौलिक अधिकार डाले जाएंगे। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। 6 में से सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार। वैसे जो 6 मौलिक अधिकार है इन पे मैं लास्ट चैप्टर में भी चर्चा कर चुका हूं। तो ये समता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। ओके, और ये जो मौलिक अधिकार डाले गए ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में डाले गए। ओके, अब आप सोच रहे हो कि सर समता का अधिकार आपने बोला आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, तो फिर ये 12 और 13 में क्या है सर? 12 और 13 में क्या है? तो देखिए बच्चों, 12 और 13 का मैं अभी आपको बता देता हूं, फिर आगे हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होता है। ओके, राज्य क्या होता है। वैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझा दिया था राज्य क्या होता है, पर और भी अब हम लोग संवैधानिक भाषा में देखेंगे कि राज्य की पूरी क्या परिभाषा है, राज्य के अंदर क्या क्या आता है। यहां पर वो राज्य नहीं है यूपी, कर्नाटक, केरल, वो वाले राज्य नहीं, तो राज्य को समझाया गया। और 13 क्या है? वो 13 अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है। ओके, तो समता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ओके, तो ये 6 हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार है आज के मौजूदा समय के भारतीय संविधान में। अब अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है वो हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। उसके अलावा 31 में क्या था वो जानेंगे, और उसके बाद 33, 34 और 35 में क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि यहां पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 32 पे खत्म हो गया। तो और मैं कह रहा हूं 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार डाले गए। तो ये सभी कुछ हम डाउट क्लियर करेंगे, पर आज के में सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे, और फिर जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा समता का अधिकार पर होगा, पूरा का पूरा समता का अधिकार, जिसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर करके
18 तक पूरी चर्चा करेंगे। समता का जो अधिकार है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। 12-13 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक लेक्चर लेकर के आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19 में क्या है, 20, 21, 22 सब पर चर्चा करेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो एशियाई खेलों में जिन लोगों से काम करवाया जा रहा है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, फिर 25, 26, 27, 28 इसमें क्या बात कही गई है। फिर इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 29, 30 में किसके लिए कहा गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में क्या कहा गया है। ये सभी हम लोग बिल्कुल विस्तार में और विस्तृत में इसमें चर्चा करेंगे, बिल्कुल गहराई में जाकर के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चर्चा हम लोग करेंगे। और एक बात आपको यह भी ध्यान देने वाली योग्य है, ये सभी जो अधिकार है भारतीयों को तो है ही, जो भी भारत में रह रहा है उन सभी को ये अधिकार तो मौजूद है ही, परंतु इनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अगर कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो उसको भी वो अधिकार मिलेंगे। अब ऐसे कौन से अधिकार हैं जो फॉरेनर को मिलेंगे और जो फॉरेनर को नहीं मिलेंगे, ओके, तो वो हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनमें चर्चा करेंगे। पर आज के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू ही हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी। अब देखिए, जब हम भारत आजाद हो चुका है और अब आजाद होने के बाद संविधान बनना शुरू हुआ तो हमने संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध करा। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या, लिस्टेड कर दिया। और लिस्टेड करने का मतलब क्या, उसमें लिख दिया कि भाई ये क्या है, अधिकार होंगे। तो कौन से अधिकारों को लिखा है, जिनको सुरक्षा देनी थी। क्या करनी थी, सुरक्षा देनी थी। भाई इन अधिकारों को सुरक्षा देगी, और सुरक्षा कौन देगा, सुरक्षा देगा भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या देगा है, सुरक्षा देगा उन अधिकारों को। उन अधिकारों का उल्लंघन जब होगा, जब उन अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कौन बचाएगा, संविधान बचाएगा। सुरक्षा देने का मतलब क्या है, जैसे आज मान लीजिए कि मैं एक गार्ड रखता हूं, तो गार्ड किस लिए, वो मेरी सुरक्षा करने के लिए। कोई भाई मेरे पास है, मारे या फायरिंग वायरिंग कर दे और कुछ कर दे तो मुझे बचाने के लिए वो है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास जो भी अधिकार है उन अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन होता तो बचाने के लिए कौन है, भारत का संविधान है। उसके अनुसार मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, सरकारों के पास जाऊंगा, मेरी बात सुनी जाएगी। क्यों, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। तो उसकी सुरक्षा में कौन प्रदान करता है, भारत का संविधान करता है। मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई। अब ऐसे अधिकार जिनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनको खुद कौन सुरक्षा देगा, भारत का संविधान सुरक्षा देगा, ऐसे अधिकारों को हमने क्या कहा है, मौलिक अधिकार कहा है। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। ओके, अब मौलिक अधिकार जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको समझाया है कि मौलिक अधिकार है ही वो अधिकार जो कि किसी इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है, मतलब अत्यंत अत्यंत बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और इसीलिए उन्हें क्या करा गया है, संविधान में सूचीबद्ध करा गया है, लिस्टेड करा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और इनकी सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका कोई सा भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है, जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिकाएं हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका है, वहां आपको भेज रहा है। मतलब एक विशेष प्रावधान आपके लिए कर दिया ना कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको जिला न्यायालय यहां पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो कि हाँ भाई ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मतलब जो टॉप लेवल की जो भारत की अदालत है वो आपके जो अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके सुरक्षा करेगी। ओके, तो यहाँ पे विशेष प्रावधान इसी प्रकार से है। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। तो वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि संविधान ये बात ध्यान देता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके, सरकार भी उनको क्रॉस ना कर सके। जैसे कि हम लोग बहुत सी बार ये चीज देखते हैं कि सरकार जब भी किसी कानून का निर्माण करती है, सरकार जब भी किसी कानून का निर्माण करती है तो उस कानून के निर्माण में हमेशा अधिकारों का ध्यान रखती है। वो कभी भी कोई ऐसा कानून निर्माण नहीं करेगी जिससे कि किसी का अधिकार छीन जाए या किसी के अधिकार का उल्लंघन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा कि ये कानून क्या है, गलत है। तो सरकार भी क्या करती है, अधिकारों का सम्मान करती है और अधिकारों का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। सरकार कैसे नहीं कर सकती, मतलब कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती जिससे कि किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का, कुछ समूह के लोगों का क्या हो, उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए। अब जानते हैं मौलिक और कानूनी अधिकार में अंतर।
हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक होते हैं मौलिक अधिकार, एक है संवैधानिक अधिकार और एक होते हैं वैधानिक या जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कानूनी अधिकार। ओके, मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिन्हें भारत के संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है, वो क्या है? मौलिक अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो भी है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। अब उसके अलावा और भी ऐसे अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने दिए हैं, तो इन मौलिक अधिकारों के अलावा और कहीं पर संविधान में वो अधिकार लिखे हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संवैधानिक अधिकार। क्या कहेंगे? संवैधानिक अधिकार। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार ही है। क्यों? क्योंकि संविधान में तो लिखे हुए हैं। तो संवैधानिक अधिकार सारे के सारे जो कुछ संविधान में अधिकार लिखे हैं वो सारे के सारे संवैधानिक अधिकार है। पर मौलिक अधिकार इस संवैधानिक अधिकारों का एक मुख्य भाग है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं कानूनी अधिकारों की। ये दोनों कहां पे लिख दिए गए? संविधान में लिख दिए गए। इनकी सुरक्षा संविधान खुद कर रहा है, खुद इनकी गारंटी संविधान ले रहा है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? जो क्या हो कानून के द्वारा बनाए जाएंगे। कानून के द्वारा बनाए जाने का मतलब क्या है? संसद बनाएगी ऐसे अधिकार। तो अब इन अधिकारों में और इन अधिकारों में क्या डिफरेंस है? मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो जानते हैं। कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। देखिए, अब जो कानूनी अधिकार है उनको सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाएगा। साधारण कानूनों का मतलब ऐसे कानून बनाए जाएंगे और फिर उनसे क्या करा जाएगा? उन कानूनी अधिकारों को सुरक्षा दी जाएगी कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे और इस प्रकार से आपको सुरक्षा दी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ वर्षों में एक मुद्दा उठा था 3 तलाक का, ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक का सरकार ने संसद से कानून बना करके उसे ये कहा कि 3 तलाक गलत है। ये एक अगर मानव में देखा जाए तो गलत बात है, इसको हटाया जाए। तो अब उसमें क्या सुरक्षा किस प्रकार से दी कि अगर कोई महिला अगर डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के पास जाकर के बोलती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कर लेगा। तो अभी क्या है, ये जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा बनाया गया और उसका सुरक्षा देने के लिए और लागू करने के लिए क्या करा गया है? साधारण कानूनों का सहारा लिया गया। साधारण कानूनों का मतलब इन कानूनों का सहारा लिया गया है और इन्हीं कानूनों के तहत, जैसे मैंने क्या कहा, डीएम के पास पावर चली गई कि हाँ भाई अगर कोई भी ऐसी महिला आती है आपके पास जिससे क्या हो, जिनको 3 तलाक मिला हो, वो अगर आपके पास कंप्लेंट करती है तो आप उनके पति पे कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अब इन दोनों में पहला अंतर देख लीजिए। यहां पर आप सुरक्षा कौन कर रहा है? एक साधारण कानून, एक संसद ने जो कानून बनाया वो सुरक्षा कर रहा है और ये संसद भी किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। परंतु मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संविधान का संरक्षक है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, ये हमारे संविधान के संरक्षक होते हैं। तो यहां पर अगर संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर एक संसद ने जिस प्रकार से प्रक्रिया बनाई है उसके हिसाब से चल रहा है, जो संसद संविधान के अधीन है और इन मौलिक अधिकारों की गारंटी खुद कौन ले रहा है? संविधान ले रहा है कि मैं हूं, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, वैसे चलना, कोई परेशानी नहीं आएगी। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। अब जो भी सामान्य अधिकार बनाए गए को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि पहले एक कानून बनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है तो उसका 500 रुपए का चालान कटेगा। अब अगर इसमें परिवर्तन करना हो कि लगता नहीं यार लोग तो नहीं मान रहे, तो इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करा जाएगा? संसद से ही फिर से बिल पास कराया जाएगा और उसमें चेंज करा दी जाएंगे और उसको 1000 रुपए कर दिया जाएगा। तो जो साधारण कानून होते हैं उन्हें संसद में क्या करना पड़ता है? परिवर्तित करना पड़ता है, उन कानूनों को परिवर्तन करवाना पड़ता है। परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करवाना पड़ता है, अमेंडमेंट करवाना पड़ता है। संविधान में संशोधन का मतलब क्या है? संविधान में बदलाव करवाना है। संविधान में क्या करवाना है? बदलाव करवाना है। और संविधान में बदलाव, हमारा कैसा संविधान है? हमारा संविधान कठोर भी है और हमारा संविधान लचीला भी है। तो इतना आसान भी नहीं है संविधान में संशोधन करना और इतना कठिन भी नहीं है कि संविधान में संशोधन ना किया जाए। परंतु यहां तो क्या है, बिल्कुल एक 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ बोल दी, ठीक है 500 से 1000 रुपए हो गए। पर यहां पर आपको एक विशेष प्रक्रिया को मानना पड़ेगा, विशेष प्रक्रिया को से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। मतलब अधिकारों की गारंटी खुद संविधान ने ली और संविधान उन अधिकारों को मजबूती बना करके जा रहा है।
सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार का कोई भी अंग का मतलब क्या हो गया, 3 अंग है शासन के। जब जब बात आती है अंग की, शासन के विभिन्न अंग या सरकार के विभिन्न अंग, तो वो 3 है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है? सरकार के शासन के विभिन्न अंग। ये लोग भी क्या है? किसी अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, विधायिका में क्या है? संसद है। तो संसद भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या हो, किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीन रहा हो, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर रहा हो। तो विधायिका भी क्या है? विधायिका भी उनके विरुद्ध, किसी अधिकारों के विरुद्ध जाकर के कोई काम नहीं कर सकती। कार्यपालिका जो सरकार है, वो सरकारें कोई ऐसी नीति या कोई ऐसी व्यवस्था देश में लागू नहीं कर सकती जिससे क्या हो, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो। यहाँ पे न्यायपालिका कोई भी ऐसा फैसला नहीं दे सकती जो कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो। तो यहां पे सभी के सभी लोग, ये सभी जो तीनों शासन के अंग हैं जो देश को चला रहे हैं, उन तीनों को भी क्या है? अधिकारों के दायरों में रहना होगा, अधिकारों को मानना होगा और सभी के अधिकारों का सम्मान करना होगा। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा। विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, सरकार के किसी कार्य, विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, हनन का मतलब यही है उल्लंघन होता हो, या उन मौलिक अधिकारों को उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता हो, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है, या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता हो। अनुचित प्रतिबंध का मतलब क्या? अनुचित मतलब जो उचित ना हो, प्रतिबंध का मतलब रोक। ऐसी रोक लगा दी गई जो कि उचित ना हो, जैसे बोल दिया गया नहीं नहीं ऐसा ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, ये यहां तक ही तुम्हारा अधिकार है। वो अगर रोक गलत लगाई है तो उसको क्या करेगा? न्यायपालिका अवैध घोषित कर देगा। क्या घोषित कर देगा? अवैध घोषित कर देगा। और ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 13 में। तो यहां पर आपको बात क्लियर हुई। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 12 राज्य की बात करता है और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर के काम करता हो, उसको न्यायपालिका क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है और कह सकती है कि यहां पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इस कानून को अवैध घोषित कर देते हैं। नोट, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए हर चाहे कुछ भी हो, हमें हर चीज पे क्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित है, मतलब एक्स्ट्रा जब लिमिट से बाहर हो जाता है सब कुछ बेकार है, हर चीज बेकार है। अगर हम डेली 3 चपाती खाते हैं और किसी दिन 5-6 चपाती भी खाएंगे ना, वो 3 चपाती जो एक्स्ट्रा खाइए ना वो भी बेकार है, वो भी फूड पॉइजनिंग का काम करेगी, हो सकता है वॉमिटिंग का काम हमारे लिए कर दे। तो इसलिए क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा होता है ना वो बेकार होता है। तो इसलिए हर चीज पे मैं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पर अंकुश ना हो, जिस पर कंट्रोल ना हो। जैसे कि हमारा मन, ठीक है, हमारा मन बहुत अच्छी चीज है। अगर इस मन के, इस दिमाग के, मन के अगर हम लोग मास्टर हैं तो ये मन बहुत बढ़िया है। पर अगर हम इसके नौकर हैं, हम इसके अधीन रहते तो बहुत बेकार है ये मन। तो क्यों हम इसके अधीन है? क्योंकि हमने इसको निरंकुश कर दिया। अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है ये मन। अगर हमारे कंट्रोल में मन हो तो हम बता नहीं क्या से क्या कर जाए, पर हमने कंट्रोल लगाया ही नहीं। ओके, तो उसी प्रकार से किसी भी चीज पर हमें थोड़ा बहुत हमेशा कंट्रोल लगा करके रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। अब हमने भारत की जनता को, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या है? असीमित अधिकार दिए हैं, काफी अधिकार दिए, परंतु ऐसा नहीं है कि वो असीमित है। जैसा कि मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, पर इसका मतलब ये नहीं आप सड़क पर जाकर के गालियां बकेंगे, ये बिल्कुल भी मानने की बात नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? निरंकुश और असीमित अधिकार नहीं है कि जिसपे बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं हो, और अनलिमिटेड अधिकार है, चाहो जैसा करो, ऐसा अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यहां पे देखिए क्या बात बोली गई, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर, मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर क्या? औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण का मतलब क्या? जो सही हो, सही प्रतिबंध लगा सकती है। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड पर आपको क्या पढ़ाया था? अनुचित प्रतिबंध लगाए तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी, पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाती है तो उसको क्या करा जाएगा? सही माना जाएगा। तो सरकार मौलिक अधिकारों के तहत औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा, हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। ओके, हम सभी को क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है। और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आज सोशल मीडिया भी आता है,
ओके, जैसे कि आज सोशल मीडिया भी है और हम ये चीज देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल काफी लोग काफी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, चाहे किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी सरकार के प्रति, किसी के प्रति कुछ भी लिख देते हैं। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि काफी लोगों को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। क्यों अरेस्ट कर लेती है? कि भाई अभिव्यक्ति की तो आजादी है, पर इस प्रकार का अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं जिससे कि क्या हो, देश में हिंसा होने का डर हो, ठीक है, जिससे किसी प्रकार को देश को खतरा हो, तो ऐसे मैसेजों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है कि अगर देश में हिंसा होती है, अगर देश में किसी ऐसी घटना के लिए भड़काया जा रहा है जो कि देश के लिए खतरनाक है, तो उसको रोकना बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसा औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा कि हम अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, परंतु ऐसे विचार नहीं रखने जिससे कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग को क्या हो, ठेस पहुंचे। उसके हमारे अगर विचार है तो उनके भी विचार है, हमारे विचार हैं तो उनके भी विचार हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के साथ हम सभी को एक बराबर के अधिकार है। वो हमारे विचारों को, हमारी जाति को, हमारे धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते और हम उनकी जाति, हम उनके धर्म, उनके विचारों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यही अभिव्यक्ति की आजादी। आप अपने विचार रखिए पर बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग के विचारों को ठेस पहुंचाए। जैसे कि आप सभी कुछ ना कुछ टीवी पर देखते होंगे, कभी मूवी आ रही होगी, कभी और कुछ, तो उसमें स्टार्टिंग में एक बात लिखी होती है, ये जो है ये ऐसे ऐसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और ये कार्यक्रम किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाता है, ठीक है, या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। ओके, वो बात क्यों पहले क्लियर करी जा रही है? क्योंकि अभिव्यक्ति की आ जाती है, परंतु कुछ प्रतिबंध के साथ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। ओके, अब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ है? दिसंबर 1996 में। दक्षिण अफ्रीका जो काफी समय तक रंग भेद की परेशानी से लड़ा है, और दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप आज से नहीं पढ़ रहे, आप क्लास 9th से पढ़ रहे हैं। क्लास 9th की पॉलिटी में भी पढ़ा है, क्लास 10th में हिस्ट्री में, भारत में राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तब भी पढ़ रहे हैं, और आप आज क्लास 11th में भी आप पढ़ रहे हैं। तो दिसंबर 1996 में क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू होता है, और उससे पहले रंग भेद की समस्या होती है। वहां पे श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले लोगों के बीच में क्या होता है? काफी भेदभाव होता है। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। तो ये संविधान कब बनाया गया, कब लागू करा गया? जब जो रंग भेद वाली सरकार है वो सरकारें हट गई, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में से सिविल वॉर कहा जाता है, और सिविल वॉर का मतलब ये होता है जब देश के दो समुदाय, दो वर्ग इस प्रकार से हिंसक लड़ाई लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसी महसूस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी क्या होने लगा था? गृह युद्ध होने लगा था, सिविल वॉर होने लगा था, और उसी सिविल वॉर के समय में यह संविधान बनाया भी गया और लागू भी किया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार जो उसके अधिकारों का ये घोषणा पत्र है, आप ये कह सकते हैं ये जो वहां के मौलिक अधिकार है, जो वहां के मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार क्या है? अफ्रीका में प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र की आधारशिला है। मतलब अगर लोकतंत्र की आधारशिला रखी है, अगर लोकतंत्र की नींव रखी है, तो किसके बलबूते पे रखी है? मौलिक अधिकारों के बलबूते। ये मौलिक अधिकार है, इसी कारण क्या है? दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र है। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिएगा। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय और सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो यहाँ के मौलिक अधिकार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोली गई है, नस्ल, लिंग, गर्भधारण। गर्भधारण का मतलब कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है, वैवाहिक स्थिति कोई शादीशुदा है या नहीं है, जातीय सामाजिक मूल, आप किसी भी वर्ग के हो, वो चाहे आपका कोई सा भी रंग हो, आपकी कितनी आयु हो, चाहे आप अपंग हो, चाहे आप स्वस्थ हो, आपका चाहे कोई सा धर्म हो, आपकी अंतरात्मा के अनुसार आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी बोलते हो, आपकी आस्था, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपके जन्म के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी आधारों पर भेदभाव क्या करता है? वर्जित करता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। तो यह नागरिकों को सबसे ज्यादा क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। सबसे ज्यादा अधिकार संविधान में, मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा जो अधिकार दिए गए वो किसको दिए गए? नागरिकों को दिए गए।
संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। अब यहाँ पे जैसे भारत में तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ही ये ताकत दे दी, पर दक्षिण अफ्रीका ने क्या करा कि संवैधानिक न्यायालय स्थापित करा, एक स्पेशल संवैधानिक न्यायालय बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ध्यान रखेगा कि किसी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो जो केस चलेगा वो संवैधानिक न्यायालय में चलेगा। ये मैंने वाक्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। अब कौन कौन से मुख्य मौलिक अधिकार है वो जानते हैं। गरिमा का अधिकार है। देखिए, गरिमा का अधिकार मतलब राइट टू डिग्निटी है। डिग्निटी या गरिमा का मतलब क्या होता है? हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो, भाई कोई मेरे वैल्यूज को, मेरे विचारों को, मुझे मतलब किसी प्रकार से कोई ठेस ना पहुंचाए, मतलब मेरे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे, मैं जो कुछ बोल रहा हूं मेरे साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार ना करा जाए, मेरे विचारों की मेरा मान सम्मान सोसाइटी करे, समाज करे, और सिर्फ एक आधार पर ही हमें सम्मान कर लेना चाहिए कि हम सभी क्या है, मानव है, हम सभी मानव है। मतलब किसी महापुरुष ने कहा है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि मानव खुद मानव जाति है। ठीक है भाई, मानव पूरी एक जाति तो है, मानव पूरी एक जाति तो है, पूरा एक वर्ग ही तो है मानव। ठीक है भाई, जैसे अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उनके समूह होते हैं, जैसे बिल्लियों का एक बिल्ली पूरी एक जाति होगी, तो उसी प्रकार से मानव भी पूरा एक जाति है। तो किसी महापुरुष ने कहा मानव ही एक ऐसी जाति है जो मानव होकर के दूसरे मानव से पूछता है कौन सी जाति के हो भाई। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कि मानव जाति का मानव इंसान खुद मानव होकर के किसी से पूछता है कि भाई आप कौन सी जाति के। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि गरिमा के अधिकार में जो डिग्निटी की बात है उसमें कि मानव का उस मानव होने के भी सम्मान मिलना चाहिए उसको। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी। हम सबको क्या है, हमारी प्राइवेसी का अधिकार है। जैसे कि बहुत सी बार कहा जाता है कि व्हाट्सएप आपका डेटा ले लेगा, गूगल आपका डेटा ले लेगा, फेसबुक आपका डेटा ले लेगा, सरकार आपका डेटा ले रही है। तो इस पे बहुत सी बार ये सवाल खड़े जाते हैं कि ये हमारे क्या है, प्राइवेसी के अधिकार को छीनती है। तो प्राइवेसी का अधिकार हमारे पास भी है, भारत के लोगों के पास भी है। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, तो श्रम मतलब लेबर, तो लेबर से जुड़े हुए जितने भी व्यवहार का अधिकार है कि लेबर के साथ कैसा व्यवहार करा जाएगा, उसको कितनी मजदूरी दी जाएगी, वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे उसके पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका वहाँ का वातावरण होना चाहिए, सारी बातों के यहाँ पे जिक्र करा गया है। स्वस्थ पर्यावरण अच्छा होना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार कि भाई पर्यावरण साफ सुथरा भी होना चाहिए, मतलब उसमें प्रदूषण ना करे, और पर्यावरण का हमें संरक्षण भी करना है, एनवायरनमेंट को हमें बचाना भी है। समुचित आवास का अधिकार, आवास का मतलब क्या है, घर, होम। सबको सरकार क्या है, घर भी प्रोवाइड करा है, आवास का अधिकार भी दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है कि भाई सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, सबको भोजन मिलेगा, सबको साफ पानी मिलेगा, और सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये कि आप किसी भी वर्ग से हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। बाल अधिकार मतलब बच्चों को भी क्या दिए गए, अधिकार दिए गए, जैसे कि आप उनसे क्या, बच्चों से मजदूरी ना करवाएं। ठीक है, बच्चों से किसी प्रकार की मजदूरी ना करवाएं, बच्चों का किसी प्रकार का शोषण ना करें, बच्चों से कोई गलत काम ना करवाएं, और बच्चों से ऐसी जगह तो बिल्कुल ही काम ना करवाएं जहां पर उनकी जान को खतरा हो। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, बुनियादी मतलब जो बेसिक एजुकेशन होती है, जैसे कि 1st to 5th तक की, 8th तक की, वहां तक की, और उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज तक की जो पढ़ाई हो उसका भी क्या है, अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, ठीक है, आप किसी संस्कृति को मानते हो आपको अपना अधिकार है, आप किसी धर्म को मानते हो आपका अपना अधिकार है, और भाषा को मानते हो, ये जितने भी समुदाय है, धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, भाषाई आधार पे, उन सबको अधिकार दिया गया। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सरकार के किसी कार्यालय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सूचना पाने का आपको पूरा अधिकार होता है। अब आप काफी कुछ ही देख सकते हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा इसमें भारत की चीजें काफी हैं, जैसे कि सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई वाली बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की हम लोग बात करते हैं, तो काफी कुछ अब भारत का भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान पे सवाल उठता है कि भारत का संविधान नकलची है या उधार का संविधान है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे आप आगे के समय में बढ़ेंगे तो ये एक मानने वाली बात है कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र जोड़ दिया गया है। अब आप यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में देखेंगे तो ये सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट जोड़ दी गई।
ओके, तो पर आज के लिए हमारा इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसी लग रही है, कैसा नहीं। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 11th को पढ़ाना नहीं, 12th को पढ़ाना नहीं, यूपीएससी क्रैक करना है। कलेक्टर की तैयारी हमारी चल रही है, और अब नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल तैयार रहिएगा, आंख कान खोल करके बैठिएगा। अब हम अधिकारों की चर्चा करेंगे, एक एक अधिकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।